नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं महान साहित्यकार भगवती चरण वर्मा जी की लिखी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। किसी भी कहानी की आत्मा या फिर सार कह लीजिए, कहानी के अंतिम भाग में ही होता है। अतः कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा अवश्य सुने और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अनशन। पांडे मस्तराम का कहना है कि मित्रों के आग्रह से उस दिन सुबह भंग पीने के आदि न होते हुए भी उन्होंने भंग बनाई, और मित्रों का कहना है कि सुबह उठते ही पांडे जी परीक्षा समाप्त हो जाने की प्रसन्नता में हम लोगों को भंग पीने के लिए आमंत्रित करके सिर लोढ़े पर जुटे पड़े। पांडे जी का कहना है कि उनके मित्रों ने काफी भांग पी और उनके लिए सिर्फ 2 लोटे भांग बची थी, और मित्रों का कहना है कि पांडे जी ने पहले 2 लोटे भांग जमा ली, फिर इसके बाद बची हुई लोटे भर भांग में चुल्लुओं की नाप से हम लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित किया। पांडे जी की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखलाई देता, पर उनके मित्रों की बात पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता। इतना तय है कि पांडे जी मस्तराम ने उस दिन सुबह 9 बजे भांग पी, पूरे 2 लोटे, और इसके बाद 1 सप्ताह तक उन्होंने उस भांग का आनंद उठाया। पता नहीं किस प्रकार अपने पुत्र के जन्म काल के समय ही पांडे जी के पिता को अपने पुत्र के गुण मालूम हो गए थे, क्योंकि ज्योतिषी वे थे नहीं और फिजियोनॉमी साइंस का अध्ययन करने का उन्हें कभी मौका न मिला था। पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम 16 आने उसके गुणानुसार ही रखा था, पांडे मस्तराम। उनको जानने वाले यह दावा के साथ कह सकते हैं कि लंबे चौड़े गोल मटोल गोरे चिट्टे जवान थे, हंसते थे तो बोर्डिंग की छत हिल उठती थी। दिन दुनिया की उन्हें फिक्र न थी, पढ़ने लिखने में उनका मन न लगता था। खाना सोना और जब इनसे फुर्सत मिले तब गप लड़ाना, बस यही उनका काम था। हाँ, तो उस दिन पांडे मस्तराम ने सुबह 9 बजे भांग पी, 10 बजे स्नान किया और 11 बजे भोजन पर बैठे। एक दिन पहले परीक्षा समाप्त हुई थी, पर उस दिन पर्चा खराब हो जाने के कारण परीक्षा समाप्त होने वाली निश्चिंतता का आनंद वह न ले सके थे। खाना खाकर 11 बजे सुबह सोए थे और उठे थे शाम को 6 बजे। इसके बाद खाना खाकर फिर सो गए और दूसरे दिन सुबह 4 बजे उनकी आंख खुली। उस समय तक उनका दुख दूर हो गया था, क्योंकि पहला काम जो उन्होंने किया था वह था प्रभाती की आलाप भरना। दुख के समय कोई गाना नहीं गा सकता, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हिंदुस्तानी थिएटरों की बात जाने दीजिए, वहाँ तो दूसरों को मरने के समय या स्वयं अपने मरने के समय लोग एक से एक मीठी तानों के साथ मीड़ों और मूर्छनाओं के युक्त शुद्ध राग रागनियों में तबला और हारमोनियम के ऊपर आलापे भरते हैं और कला का प्रदर्शन भी करते हैं। उस दिन न तो एकादशी थी और ना कोई पर्व, पर पांडे जी का कहना है कि उन्होंने व्रत रखा था। पांडे जी की बात मानते हुए इसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता था कि उनका व्रत अपने बिगड़े हुए पर्चे के परीक्षक इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए था, जो पांडे जी की कॉपी जांचते समय परीक्षक के हृदय में करुणा और दया की भावनाओं का स्रोत प्रवाहित करते।
पांडे जी के सामने मखाने की खीर से भरा 2.5 सेर वाला कटोरा था। कटोरा का वजन मैं खीर के बतलाया जा रहा है। और चीनी पड़ी हुई आधा सेर मलाई थी। ठीक 11 बजे भोजन आरंभ करके 11:30 बजे उन्होंने भोजन समाप्त किया और चौके से उठने के लिए पेट में पहुंचे हुए माल का उतना हिस्सा बचाने के लिए जो उनके हिलने डुलने में बाधक हो रहा था, आधा घंटे तक पैर फैलाए हुए चौके में ही बैठकर 12 बजे उठे। लोगों का कहना है कि गर्मियों में सुबह बनारस की, शाम लखनऊ की और रात बुंदेलखंड की मशहूर है। और मैं कहूँगा कि उनमें यदि दोपहर इलाहाबाद की भी जोड़ ली जाए तो अनुचित ना होगा। लू के झोंके और 112 डिग्री के टेम्परेचर पर महीना था अप्रैल का, गर्मी की शुरुआत भर थी। पांडे जी अपने कमरे में गए, बिस्तर पर लेटे और धीरे धीरे उन्हें मालूम हुआ कि अनादिकाल से उनके कमरे में भट्ठी जलती चली आई है। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उस कमरे में वे अभी तक जीवित किस प्रकार बचे। उधर शरीर शिथिल पड़ रहा था, आंखें झपी जा रही थी। एकाएक पांडे जी उछल पड़े। उन्होंने शीतल पाटी बगल में दबाई, कमरे के बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला दिया और अल्फ्रेड पार्क की राह पकड़ी। चारों तरफ सन्नाटा था, दोपहर जल रही थी, तले की मुलमुल, ऊपर घाम। पांडे जी ने मिश्रा बनाया और एकाएक उनको पर्चा खराब होने की बात याद आ गई। दूसरा मिश्रा उसी समय बना। हमें पास करवा दो राम। पांडे जी मुस्कुराए। उनमें कवित्व प्रतिभा जाग उठी। फिर क्या था, मिसरे पे मिसरे बनने लगे। मस्त राम है मेरा नाम, मौज उड़ाना अपना काम, मिले जिंदगी भर आराम, लगे न मुंह में कभी लगाम। और उनकी ठोड़ी पर एक मक्खी बैठी। उसे उड़ाने के लिए उन्होंने ठोड़ी पर हाथ मारा। मक्खी तो उड़ गई, हाथ पड़ा ठोड़ी पर और ऐसा मालूम हुआ कि खड़ी सुइयों के गुच्छे पर उन्होंने अपना हाथ पटक दिया। याद आया कि इम्तिहान के फिक्र में उन्होंने 1 हफ्ते से दाढ़ी नहीं बनवाई। मिश्रा लगा, हमें चाहिए अब हजाम। जेब में हाथ डाला, उसी समय दूसरा मिश्रा बना, टेटे में अपनी नहीं छदाम। इस समय तक पांडे जी की आंखें बंद थी। एक गड्ढे में पैर पड़ा और आंखें खुल गई। देखा कि अल्फ्रेड पार्क में चले जा रहे हैं। उसी समय मिश्रा बना, अब करना होगा विश्राम। पांडे जी ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। निर्जन, एकांत और धूप के रूप में आसमान से बरसती हुई आग। उस पर हल्की लू भी चल रही थी। थोड़ी दूर पर नाला था, काफी गहरा। दिमाग न काम किया। नाले के नीचे कोई बाधा नहीं है, ना कोई आदमी आवेगा और ना कोई अड़चन पड़ेगी। फिर जमीन से करीब 15 फीट नीचे होने के कारण तहखाने का काम भी दे सकता है। पांडे जी नाले में उतर पड़े। एक सघन वृक्ष के तले उन्होंने अपने बनाए हुए मिसरों को याद करने का प्रयत्न किया, पर भंग के बोझ से लदे हुए दिमाग ने जब इससे इनकार कर दिया, तब महाकवि बनने की कल्पना करने लगे। दिमाग पर पेट ने विजय पाई, जो काफी भरा हुआ था। पांडे जी ने दाहिनी करवट ली, चैन न मिली। बाईं करवट ली, चैन न मिली। चित लेटे, फिर भी चैन नदारद। पेट के बल औंधे लेटे। इस समय तक शायद चैन को उन पर रहम आ गया था और वो सो गए। मिस्टर जेपी श्रीवास्तव, जैसा वे स्वयं अपने को कहते थे, बाबू झटपट प्रसाद, जैसा उनके वालिद व अन्य संबंधी उनका नाम बतलाते थे, और झटपट मुंशी, जैसा कि उनके हमजोलियों ने उनका नाम रख दिया था, काफ़ी तेज व चलते पुर्जे आदमी थे। दुबला पतला, मझोला कद, मुंह लंबा सा और उस पर बुरी तरह चेचक के दाग,
रंग सांवला और आंखें छोटी छोटी तथा चमकीली, और लाल शुतुरमुर्ग की तरह उनकी परीक्षा उसी दिन समाप्त हुई थी। हाल से निकलकर वे सीधे अपनी भाभी ससुराल गए। उनके भाभी ससुर ने पर्चे कैसे हुए हैं इसका विवरण सुना। भाभी सास ने विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भाभी साले ने शाम के समय के लिए सिनेमा में आमंत्रित किया और भाभी पत्नी ने हारमोनियम पर 2 गाने सुनाए, और भाभी सलहज ने कुछ देर तक उनके चेहरे को गौर से देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बाबू, तबीयत होती है तुम्हारा मुंह चूम लूं, तुम इतने सुंदर दिख रहे हो। झटपट मुंशी की सलहज सुंदरी थी और उसके उद्गार सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इन सब में 1 बज गया। सिविल लाइंस में सवारी मिलना मुश्किल होता है। मुंशी जी पैदल ही बोर्डिंग को रवाना हो गए। कायस्थ पाठशाला बोर्डिंग जाना था। अल्फ्रेड पार्क से उन्होंने शॉर्टकट लिया। झटपट मुंशी की प्रसन्नता की सीमा न थी। लंबे लंबे डग रखते हुए चले जा रहे थे। वे सोच रहे थे, उफ, रामू की बीबी, रामू उनके भावी साले का नाम था, गजब की खूबसूरत है, सरला से कहीं अधिक। सरला इनकी भावी पत्नी का नाम है। क्या रामू की बीबी मुझसे प्रेम करती है? हाँ, जरूर प्रेम करती है, तभी तो उसने मुझसे वह सब कहा। लेकिन नहीं, मुझे उससे प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं। मैं सरला के प्रति अन्याय न करूँगा। आहा, रामू की बीबी, मुझे क्षमा करना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, पर मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। अचानक यह सुखद विचारधारा टूट गई। जिस नाले के बगल से वे जा रहे थे, उसके नीचे झटपट मुंशी की नजर गई। वे चौंक उठे। उनका मुख सफ़ेद हो गया और सारा शरीर कांपने लगा। इस एकांत में, अल्फ्रेड पार्क के नाले में, इस आदमी का मरा हुआ पड़ा होना था। चारों ओर निर्जन एकांत। कोई फकीर न था। अच्छे कपड़े पहने हुए कोई सुशिक्षित व्यक्ति, संभवतः कोई विद्यार्थी है। अरे हाँ, उन्होंने कई बार सुना था कि फेल हो जाने पर कोई कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल परीक्षाएं हो रही है, इसने आत्महत्या की होगी, पर अभी परीक्षा फल तो आया नहीं है। आत्महत्या करने के ये दिन तो नहीं है। बहुत संभव है किसी ने इसे मार कर डाल दिया हो। झटपट मुंशी ने यह सब एक सांस में सोच डाला। यह तय था कि इसकी इतिल्ला थाने में देनी चाहिए। कर्नलगंज थाना बोर्डिंग के रास्ते में पड़ता था। वे चल दिए। थाने पहुंचकर उन्होंने दरोगा गिरफ्तार अली के पास इतिल्ला भिजवाई। दरोगा गिरफ्तार अली खस की टट्टियों में सुवासित कमरे में लेटे हुए अपनी तोंद पर हाथ फेर रहे थे। सिपाही से खबर सुनते ही वे मरने वाले के इतिल्ला देने वाले को कोसते हुए बाहर निकले। आज़ाद की मृत्यु के बाद दरोगा गिरफ्तार अली के दिमाग में क्रांतिकारी बुरी तरह से घुस गए थे। मृत मनुष्य की हुलिया सुनते ही उन्होंने गंभीरतापूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, जरूर कोई क्रांतिकारी होगा। थाने से 12 सिपाही छांटे गए। झटपट मुंशी के साथ पुलिस फोर्स ने अल्फ्रेड पार्क की ओर मार्च किया। नाले के पास पहुंचकर झटपट मुंशी ने इशारा करते हुए कहा, देखिए, लाश वहां पड़ी है। दरोगा जी रुक गए और उनके रुकते ही सिपाही भी रुक गए। दरोगा जी झटपट मुंशी के साथ आगे बढ़े। ठीक उस जगह पहुंचकर जिसके नीचे पांडे जी विश्राम कर रहे थे, दरोगा जी रुके और गौर से उन्होंने नीचे देखा। फिर धीरे से कहा, जनाब, जैसा मैंने कहा था, साफ जाहिर है कि कोई क्रांतिकारी ही है। इस समय तक सब सिपाही दरोगा जी को घेर कर खड़े हो गए थे। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मालूम होता है कि यह यहीं का कोई तालिब इल्म है।
जिसने खुदकुशी कर ली है। दूसरे ने कहा, शायद कोई बनिया है, बदमाशों ने रकम छीन ली है और मारकर यहाँ डाल गए हैं। इस पर तीसरे ने कहा, लेकिन फिर इसके नीचे चटाई कैसे आई? चौथे ने कहा, मुमकिन है कि किसी इसके रिश्तेदार ने इसे घर पर ही मार डाला, फिर चटाई में लपेटकर यहाँ डाल गए। बातें हो रही थी पर नीचे कोई न उतरता था। करीब 15 मिनट तक काफ़ी मशवरे के बाद सब लोग नाले के नीचे उतरे। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए वे पास पहुँचे और खड़े हो गए। हाथ लगाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। दरोगा झटपट मुंशी के साथ ऊपर ही खड़े थे। चिल्लाकर उन्होंने कहा, अरे चुप खड़े हो, लाश सीधी तो करो। सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने को उत्तेजित करने लगे। दारोगा जी इस बार गरज उठे, नमक हरामो, पुलिस की नौकरी करने चले हो और यहाँ नानी मर रही है। दारोगा जी इस जोर से गरजे कि पांडे जी की नींद खुल गई। उन्होंने करवट ली, आंखें खोली, देखा कि लाल पगड़ियों वाले उनको घेरे खड़े हैं और फिर आंखें बंद कर ली। दरोगा जी ने जब देखा कि नाले में पड़ा हुआ आदमी मरा नहीं है, तब और भी झल्लाए। उन्होंने झटपट मुंशी पर तीव्र दृष्टि डाली, मानो वे उन्हें खा जाएंगे, और तेजी के साथ नीचे उतरे। इधर झटपट मुंशी ने मामला बिगड़ते हुए देखकर लंबे लंबे डग रखते अपने घर की राह ली। दारोगा जी ने पांडे जी का कंधा पकड़कर हिलाया। पांडे जी उठकर बैठ गए। दारोगा जी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? पांडे जी ने जम्हाई लेते हुए कहा, मेरी तबीयत। इस जलती हुई दोपहरी में खस की टट्टियों के बाहर निकलकर 12 सिपाहियों को मार्च करवाते हुए थाने से अल्फ्रेड पार्क आने से दरोगा जी का दिमाग गर्म हो गया था। उन्हें झटपट मुंशी पर क्रोध आ रहा था। उन्होंने यह कहते हुए सिर उठाया, क्यों जी? लेकिन मुंशी गायब। अब दारोगा जी आपे से बाहर हो गए। दांत किटकिटाते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम? पांडे जी अजब चक्कर में थे। इतने लाल पगड़ी वाले क्यों वहाँ खड़े थे? फिर कच्ची नींद जगाए जाने पर उन्हें बुरा भी लग रहा था। दारोगा जी की बात सुनकर पांडे जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जनाब, आदमियता से बात कीजिए। दारोगा जी ने आंखें तरेरते हुए कहा, आप नाम बतलाते हैं कि नहीं? पांडे जी को क्रोध बढ़ता जा रहा था। नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ से जाते हो या नहीं? सिपाही एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। दारोगा जी ने कहा, अच्छा, तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। पांडे जी ने बैठे बैठे कहा, जनाब, आप अब मार खाएंगे। दारोगा जी 2 कदम पीछे हट गए। समझ गया जनाब, आप हिरासत में ले लिए गए हैं। और सिपाहियों को उन्होंने पांडे जी को गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दिया। पांडे जी की तलाशी ली गई। इसके बाद वे कोतवाली भेज दिए गए। वहाँ भी पांडे जी ने अपना नाम व पता बतलाने से इनकार किया और वे कोतवाली से हवालात भेज दिए गए। दरोगा जी ने लिखा, यह शख्स मुश्तबा हालत में अल्फ्रेड पार्क में पाया गया। मालूम होता है कि कोई रिवॉल्यूशनरी का है, क्योंकि अपना नाम व पता बतलाने से कतई इनकार करता है। फिलहाल इसका चालान आवारागर्दी में किया जाता है। पांडे जी ने जेल का फाटक देखा और उनका सारा नशा उतर गया। दारोगा के सवालों का जवाब न देने वाली भूल उन्हें मालूम हो गई। सुपरिटेंडेंट जेल के सामने जब वे पेश किए गए, तब तक उन्होंने अपना नाम व पता सब कुछ बतला दिया, लेकिन अब तो बहुत कुछ हो गया था। जेल में वे बंद कर दिए गए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन दिनों जोरों पर था। जेल में लोग ठसाठस भरे हुए थे। पांडे जी ने बड़े बड़े नेताओं के दर्शन किए, कुछ ढाढ़स बंधा, लेकिन भोजनों की तकलीफ। रात किसी तरह से बीती। सुबह सुपरिटेंडेंट साहब का राउंड हुआ।
पांडे जी रात भर में जेल जीवन से ऊब गए थे। सुबह नाश्ता कुछ मिला नहीं। बिगड़कर सुपरिटेंडेंट साहब से बोले, जनाब, न तो नाश्ता मिलता है और न मेरी समझ में आता है कि मैं यहाँ क्यों बंद हूँ। सुपरिटेंडेंट साहब ने पांडे जी को गौर से देखा, फिर मुस्कुराए। जनाब, यह तो जेल है, यहाँ नाश्ता कुछ नहीं मिलने का, और आगे बढ़ गए। गुस्से के मारे पांडे जी की बुरी हालत, पर कर क्या सकते थे। पास खड़े हुए कुछ पॉलिटिकल कैदी मुस्कुरा रहे थे। इस गुस्से में पांडे जी ने दिन में खाना नहीं खाया। संध्या के समय पांडे जी ने जेलर से कहलाया कि भांग बूटी का प्रबंध करवा दिया जाए। इस पर उन्हें कोई उत्तर न मिला। जेल में एक सज्जन अनशन कर रहे थे। उनकी मांग पूरी हो गई थी और उस दिन सुबह उन्होंने अनशन तोड़ा था। रात के समय यह इतिल्ला पांडे जी को भी मिली और अब पांडे जी ने भी अनशन की ठानी। रात के समय फिर पांडे जी ने भोजन न किया। उन्होंने घोषित कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी न की जाएगी तब तक वे अनशन करेंगे। उनकी मांगे दरियाफ्त की गई। उन्होंने कहा, सुबह दूध जलेबी का नाश्ता, दोपहर को भोजन के साथ आधा पाव घी, संध्या के समय भांग और रात के समय पूड़ी तथा मलाई। यह मानी हुई बात थी कि पांडे जी की मांगे स्वीकार नहीं की गई। रात भर नींद न आई। भूख के मारे आंतें कुलबुलाती रही। पर 2-3 राजनीतिक कैदी भी उनके साथ थे। उन्होंने पांडे जी को उत्साह बढ़ाया। एक ने कहा, देखो, कायरता न करना, अपना अधिकार क्यों छोड़ रहे हो। तुम पर अभी कोई मुकदमा नहीं चला है। व्यर्थ ही लोग तुम्हें पकड़ लाएं। जब तक तुम पर जुर्म न साबित हो जाए तुम्हें कष्ट देने का गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है। 2-1 दिन का कष्ट है, सहन करो। कष्ट सहन करने के लिए तो मनुष्य का जन्म ही हुआ है, आदि आदि। दूसरे दिन बुरे हाल थे। आंखों तले अंधेरा छाया था, पर दूसरा दिन भी पांडे जी ने काट ही लिया। तीसरे दिन सुपरिटेंडेंट जेल के सामने पांडे जी का मामला पेश हुआ। उनकी मांगे बतलाई गई और यह भी बतलाया गया कि 2 दिनों से उन्होंने कोई भोजन नहीं किया। सुपरिटेंडेंट ने सिर हिलाते हुए ऑर्डर दिया, फोर्स फीडिंग हो, और साथ ही उन्होंने कह दिया, देखो, ज़्यादा सख्ती से काम न लेना। आसामी कोई गहरा नहीं है, जल्दी ही काबू में आ जाएगा। दोपहर के समय मेडिकल ऑफिसर के साथ 3 आदमी पांडे जी की सेवा में उपस्थित हुए। दूध और दूध पिलाने वाली नली साथ में। पांडे जी ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो। आपको जबरदस्ती दूध पिलाने, मेडिकल ऑफिसर ने उत्तर दिया। पांडे जी हिचकिचाए। तबीयत हो रही थी कि कह दे, जबरदस्ती क्यों, लाओ मैं खुद ही पी लूं। यहाँ तुम्हारे भूख के वैसे ही जान निकली जा रही है। पर उनकी दृष्टि अपने साथियों पर पड़ गई। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो उनके साथियों की आंखें कह रही हो, साहस करो, मनुष्य को निर्बल नहीं होना चाहिए। और पांडे जी ने दबी जबान में उत्तर दिया, नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा। 2 आदमियों ने पांडे जी के हाथ पकड़े और एक ने पैर। पांडे जी लिटा दिए गए। नाली पांडे जी के मुंह में डाल दी गई और पांडे जी दूध पी गए। इसके बाद सब लोग चले गए। अब सुबह शाम पांडे जी को दूध मिलने लगा। मेडिकल ऑफिसर के आते ही पांडे जी स्वयं लेट जाते थे और चिल्लाने लगते थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, और उसके बाद दूध पी जाते थे। 5वें दिन पांडे जी को दोपहर में बड़ी भूख लगी। वे बाहर निकले और चिल्लाने लगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। बात वार्डरों के कानों तक पहुंची। वार्डरों ने जेलर से कहा। जेलर हंसा। मेडिकल ऑफिसर के साथ दूध और नली उसने भिजवा दी। पांडे जी दूध पी गए। यह खबर जेल भर में फैल गई। अब क्या था, जहां पांडे जी को भूख लगी और उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया, और जहां पांडे जी हल्ला मचाए वहां लोग दूध और नली लेकर पांडे जी की सेवा में उपस्थित हो गए। साथ ही दर्शकों की भीड़ भी लग जाती थी। 7वें दिन पुलिस की तहकीकात समाप्त हुई और पांडे जी छोड़ दिए गए। समाप्त।
कहानी पसंद आई हो तो कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।